आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हुस्न नौखेज तेरे चश्मे तहय्युर की कसम, वादिये इश्क में मातम के सिवा कुछ भी नहीं। आज के दौर में इस तरह के शेर अगर पढ़ें तो इसे या तो याद करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर की जनरेशन इस मयार की उर्दू को शायद ठीक से समझ भी ना पाए या कम ही समझे। कहा जाता है कि थोड़ा और इसको आसान कर दिया जाए, थोड़ी सी आसान उर्दू हो जाए तो क्या बात है। ये हालात हैं। सवाल यहीं से उठता है कि क्या उर्दू फहम लोग अब नहीं रह गए हैं या कम हैं? क्या उर्दू शनास लोगों की कमी हो गई है? और अगर कमी हो रही है तो क्यों? बात दिल्ली की करें तो दिल्ली मीरो गालिब का गहवारा है, जो उर्दू के आफताब व महताब कहे जाते हैं। यहां तक कि दिल्ली वाले अपनी उर्दू के आगे अवध और दक्कन की उर्दू को घास भी नहीं डालते थे। मतलब दिल्ली की उर्दू नफीस, खालिस जुबान और बयान के मामले में सबसे आला मानी जाती रही है। गालिब ने बहुत पहले उर्दू मुअल्ला लिख करके उसकी बुनियाद रख दी थी और अहले दिल्ली को अपनी जुबान पर नाज तब से लेकर आज तक है। लेकिन उसी दिल्ली में आज उर्दू को फरोग देने वाले इदारों का क्या हाल है, यह जग जाहिर है। दरअसल दिल्ली की मौजूदा केजरीवाल सरकार ने सिर्फ उर्दू को गजल, नज्मों और मुशायरों की जुबान बनाकर रख दिया है। पिछले 4 साल में दिल्ली में जब असेंबली इंतखाबात हुए थे पिछले 7 साल पहले, तो दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली में उर्दू के हालात सुधारे जाएंगे, उर्दू टीचर्स की तादाद बढ़ेगी ताकि पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दूसरी मुबैना सेकुलर सरकारों की तरह उर्दू को खास मजहब की जबान तक महदूद रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। सच्चाई तो यह है कि दिल्ली में उर्दू पढ़ने वाले तलबा की तादाद 95,700 है मोटे तौर पर, और उन्हें पढ़ाने वाले असातिज़ा टीचर्स हैं सिर्फ 398। जी हां, 1029 पोस्ट मंजूर शुदा हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 57 उर्दू टीचर्स ही रेगुलर हैं और गेस्ट टीचर के तौर पर 303 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। वहीं 38 टीचर्स दिल्ली उर्दू एकेडमी के हैं। 631 पोस्ट जो हैं वो टीजीटी उर्दू की अभी भी खाली पड़ी हैं। तो जब बेस ही नहीं होगा, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तैयारी नहीं होंगे, तो उर्दू को जानने समझने वाले, उसकी कदर करने वाले कहां से बनेंगे दिल्ली की? वो दिल्ली जिसकी उर्दू देश की, मुल्क की उर्दू में सबसे बेहतर समझी जाती है। यह हाल है दिल्ली का और दिल्ली सरकार की नीतियों का, उनके मंसूबे का उर्दू को लेकर के। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारे आज ये चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि दिल्ली में उर्दू की हालत सुधारने के सरकारी वादे का क्या हुआ? यह सवाल केजरीवाल सरकार से है कि जो आपने वादा किया था, जो आपने दावा किया था, उसका क्या हुआ? दूसरा सवाल, उर्दू को खास मजहब होनी चाहिए आज की इस बहस में, आज के इस मुद्दे में। तीसरा सवाल, आजादी के बाद आम कामकाज से मंसूबाबंद तरीके से उर्दू को क्या सेकुलर सरकारों ने ही खत्म किया? मुबैना सेकुलर सरकारें जो अपने आप को बताती, मैं हमेशा कथित कहता हूं, कोई सेकुलर सरकार नहीं होती, कोई कम्युनल सरकार नहीं होती, लेकिन लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर किया और काफी वक्त तक करते रहे। तो क्या उन्होंने ही सरकारी जबान से उर्दू को धीरे धीरे करके एक मंसूबाबंद तरीके से खत्म किया? चौथा सवाल, हम उर्दू वाले और सरकारें उर्दू को रोजगार से क्यों नहीं जोड़ पाए? सरकारों की तो है ही गलती, हम उर्दू वालों की भी है कि क्यों हम उर्दू को रोजगार से नहीं जोड़ पाए? और हमारा आज का 5वां सवाल कि दिल्ली सरकार ने 4 साल में उर्दू के लिए क्या किया, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे। जरा सुन लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऐसी है जो नेट वैकेंट है, तो आप देखिए कि ये शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं कि हमने उत्कृष्ट शिक्षा का मॉडल दिल्ली को दिया, तो क्या है ये इनका शिक्षा का मॉडल? आज दिल्ली में 82 प्लॉट्स इनके पास, जिस दिन इनकी सरकार आई तब से इनके पास एक जगह भी इन्होंने ईंट नहीं लगाई। अगर स्कूल बनेगा किसी भी क्षेत्र में, तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी बच्चा वहाँ रह रहा है वो पढ़ेगा। लेकिन वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं है और बहुत ही अफसोस की बात है कि जब हमारी पोस्ट 794 स्कूलों में है, 794 में, लेकिन सिर्फ 300 स्कूलों में ही उर्दू इंट्रोड्यूस की गई है। बाकी के सारे 300 कुछ स्कूलों में उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही है। तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है, खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आज अपने साथ बहुत खास मेहमानों को जोड़ा है, बहुत अच्छे हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ फरहत रिजवी साहिबा हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी रही हैं और
फरहत रिजवी साहिबा एक बहुत बड़े उर्दू अखबार रोजनामा राष्ट्रीय सहारा का हिस्सा रही काफ़ी सालों तक, और वहां से वो रिटायर हुई हैं। उर्दू को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और उर्दू के साथ दिक्कतें क्या आई उसको भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मेरे साथ असद खान फलाही साहब भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। हमारे बीच गहमा गहम बहस भी होती रहती है, लेकिन वो आप लोगों को शायद अच्छी लगती है, क्योंकि फेसबुक में जिस तरह के आपके जी सलाम के पेज पर कमेंट्स आते हैं उसको पढ़ने के बाद लगता है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं। मेरे साथ सईद यासिर जिलानी साहब भी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप एचआरडी मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के भी कमेटी के मेंबर हैं हैदराबाद के, और कई और ओहदों पर भी आप हैं और अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और दिल्ली में खास तौर से आपकी नजर रहती है और दिल्ली में उर्दू की हालत जो मौजूदा हुकूमत ने की उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। मेरे रिपोर्टर शोएब रजा भी हैं जिन्होंने ये खबर हम तक भेजी है, उनसे भी बहुत सारी चीजों को मैं समझने की कोशिश करता हूं। तो सीधे पहले शोएब रजा के पास चलते हैं। शोएब, आपसे मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, जिस तरह की बात निकलकर सामने आई है, जो वादे किए गए थे और जो वादों की सच्चाई है वो आपने हमारे सामने रख दी है, वजूहात क्या है, वजह क्या है जिसके चलते 4 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, और अगर कुछ हुआ हो तो वो बता दीजिए दिल्ली में। इमरान, देखिए ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जब विधानसभा या असेंबली इंतखाबात दिल्ली में हुए थे और केजरीवाल की जो हुकूमत है वो दोबारा से सत्ता में है, क्योंकि कुछ महीने हुए थे पहले, फिर दोबारा से जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त ये उर्दू ज़बान को लेकर भी, उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को लेकर भी कई तरह के वादे थे। आप जब घोषणा पत्र देखेंगे आम आदमी पार्टी का, उसमें भी ये जिक्र था कि भाई टीचरों की भी भर्ती होगी और तमाम जो भी सहूलियात दी जा सकती है वो भी दी जाएगी। लेकिन लगातार फिर ये भी देखा हमने कि जब चुनाव हुए तो जो माइनॉरिटीज की कम्युनिटी के जो वोट थे वो भी सीधे तौर पर केजरीवाल के खाते में गए, और 4 विधायक मौजूदा हुकूमत में, अगर आप देखेंगे मुस्लिम, वो इस वक्त मौजूद है। किसी दूसरी पार्टी के यहाँ मुस्लिम विधायक नहीं जीते थे। इतना वोट मिलने के बावजूद भी जब हम देखते हैं, क्योंकि ये तो मान ही लिया गया है आज के दौर में कि जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें अक्सरियत मुसलमानों की ही है, ये बात सच है। तो ये जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं यकीनन वो मुसलमान हैं, उन्हीं का वोट आपको मिला, लेकिन आपने दिया क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरटीआई लगाई गई थी पिछले महीने ही 21 जून को, इसका जवाब आया था। और जो मंजर अली अभी जिनकी बाइट भी दिखाई, उन्होंने ये आरटीआई लगाई थी। जब हमने उनसे बात की और ये पूरे आंकड़े देखे तो हैरान करने वाले इसलिए थे क्योंकि आपके पास 794 के करीब जो स्कूल है वहाँ पोस्ट सेंक्शन है, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं सिर्फ 300 स्कूलों में। उनमें से कुछ उर्दू मीडियम है भी, लेकिन ज्यादातर ऐसे स्कूल जहां पर बतौर मजमून उर्दू बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वहां अक्सरियत भी है ऐसे बच्चों की कि जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, वहां आपने किसी भी टीचर को नहीं रखा। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि या तो बच्चे किसी दूसरे मजमून को पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं या फिर वो छोड़ रहे हैं। आप अगर एक जो एवरेज है उसको देखें, 5वीं और 6ठी क्लास के बाद 10वीं तक आते आते वो ये सोच लेता है एक तालिबे इल्म जो उर्दू पढ़ता रहा है कि अब अगर आप बोर्ड का एग्जाम उर्दू में देंगे, क्योंकि उनको तालीम उस तरह से नहीं मिल पा रही उर्दू की, तो आप फेल हो जाएंगे, तो वो दूसरा कोई मजमून ले लेता है उसके एक तरीके से कहे कि उसके मुकाबले। तो ये एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। इसके साथ साथ कई और चीजें भी आप देखें तो नजर ये आता है कि पूरी तरीके से अनदेखी की गई। ये बात सच है कि जो हुकूमत है केजरीवाल की, और खासतौर पर जो डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, सीएम का ये बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आती है। ये वही दिल्ली है जहां पर सीबीएसई बोर्ड का जब रिजल्ट आया था तो दिल्ली में सना नाम की एक लड़की जो 10th क्लास की छात्रा थी, उसने दिल्ली में टॉप किया था। बड़ी बात ये रही कि ये उर्दू मीडियम से पढ़ाई कर रही थी और दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री जो हैं, वजीर तालीम दिल्ली के, उन्होंने उसको बाकायदा मुबारकबाद पेश की थी। लेकिन फिर भी दिल्ली के लिए जो स्कूलों का हाल आपने बयां किया है, जो आरटीआई लगी, वो बताता है कि सिर्फ ये बातें मुबारकबाद देने तक, तारीफ करने तक ही हैं। असलियत ये है। और फिर ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 4 सालों में मुशायरों, नज़्मों और गजलों के प्रोग्राम में जबरदस्त पैसा बहाया है और उर्दू को वहीं तक सीमित करके रख दिया है।
बिल्कुल इमरान, देखिए जहां तक सना की बात है, आप खुद देखिए कि 97% से ज्यादा उसके नंबर आए थे और दिल्ली टॉपर थी वो सीबीएसई में 10वीं क्लास में। दिल्ली के जो जामा मस्जिद के करीब एक स्कूल है दिल्ली हुकूमत का ही, उसमें वो पढ़ाई करती है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी तरह से अगर जहन आपका अच्छा है, आप किसी भी जबान से पढ़ाई कर रहे हैं, यकीनन उसको प्रमोट करने की जरूरत है। और एक तरफ हम कहते हैं कि उर्दू में रोजगार नहीं है, ये तमाम चीजें इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन जब रोजगार है, जब आपके पास पोस्ट भी सैंक्शन है, आप तब भी भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। और जितने बच्चे उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं उनको टीचर भी चाहिए और आपको जरूरत भी है, तब भी उस तरह से भर्ती नहीं निकली। तो खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ 57 जो टीचर है दिल्ली में वो सिर्फ रेगुलर है, उसके अलावा 303 टीचर बतौर गेस्ट टीचर के पढ़ा रहे हैं और 38 यानी 38 के करीब जो टीचर है वो दिल्ली उर्दू अकेडमी के हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आदाद-ओ-शुमार है, वो हमें बता रहे हैं कि कितना सीरियसली उर्दू को लिया जा रहा है, उर्दू वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। और जो दावे और वादे किए गए थे उनकी सच्चाई अभी 4 साल में दिख रही है साफ साफ। ठीक है शोएब, मेरे साथ रहेगा सैयद यासिर जिलानी साहब। विजय गोयल साहब ने बाकायदा इस मामले को उठाया है, उन्होंने लगातार इस पर ऐतराज किया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है, खासतौर से उर्दू को लेकर के, उर्दू की बदहाली को लेकर के, और जो उसके लिए हवाई दावे किए जाते हैं उनको लेकर के आईना दिखाने की कोशिश की गई है। ये भी एक सच्चाई है कि सो कॉल्ड जो सेकुलर जमातें हैं और जो सरकारें रही हैं उनकी, पूरे देश की भी अगर हम बात कर लें, मुल्क की भी अगर हम बात कर लें, तो उन्होंने उर्दू को पीछे करने में, उर्दू को सरकारी जबान से भी नीचे ले जाने में, सरकारी जबान जब तक वो थी रही उससे भी, उसको भी धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं मनसूबाबंद तरीके से पीछे करने में और मुशायरों तक ही महदूद रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है सो कॉल्ड सेकुलर जमातों ने। आप जिस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, उस पर तो बड़े इल्जाम लगते हैं सांप्रदायिकता के, कम्युनिज्म के। आपके सवाल में ही कई सारे जवाब हैं और जो आपने सवाल उठाया है, मुझे बेहद अफसोस इस बात का है कि हम लोगों ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया पिछले 5 सालों से, मैं देख रहा हूँ। और ख़ास करके उर्दू को लेके इसलिए अफसोस होता है कि ये जब आए थे श्रीमान जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आप सो कॉल्ड सेकुलर जमात की बार बार बात कर रहे हैं, इन लोगों ने इस तरीके से मुसलमानों के बीच में जाके इतने बड़े बड़े वायदे, मैं इनके उर्दू का तो एक बहुत ही छोटा सा इनका मसला रहा है, ये तो इससे भी बड़े बड़े वायदे इन्होंने किए थे कि ये इलाक़ों में पता नहीं क्या कर देंगे, कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे और सब अपने आप में बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने किया कुछ भी नहीं 4.5 साल के अंदर। अब लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि आप देखिए कि ओखला एक छोटा सा पूरा हलका है, जो विधानसभा हलका, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त वादे किए थे। इनका एक एमएलए है, उसने भी बहुत वायदे किया वहाँ पे कि हम ये करेंगे। लेकिन आज ओखला की जो हालात है, अगर आप चले जाएंगे तो आपको सिर्फ आंसू आएगा और कुछ नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात में 12 बजे आप निकल नहीं सकते हैं, जो वहाँ क्राइम का रेट है। आप गलियों में आ नहीं सकते, सिवर के ढक्कन खुले हुए, कब बच्चे, अब बरसात होने वाली है, अंदर चले जाएं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं उस मुद्दों पे अभी नहीं आना चाहूँगा, मुझे उर्दू पे बात करनी है। अभी शोएब ने जो रिपोर्ट दिखाई आपके सामने कि सिर्फ 57 उर्दू के टीचर रेगुलर हैं, इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है कि हमारे कौम के लोगों को इनसे पूछना चाहिए, जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं और जिन्होंने 4 एमएलए इसी दिल्ली से दिया, और सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज मुसलमानों का अगर किसी को गया है पिछले चुनाव में तो केजरीवाल को गया है। उसके बाद भी आपके पास 57 उर्दू के टीचर हैं। आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है। आप तमाम जगहों पे तो बात करते हैं, और जहां आपको सिर्फ आपने जो कहा, जिस बच्ची ने टॉप किया है उसने बहुत बड़ा काम किया। आपको ओखला से इलेक्शन लड़ना है विधानसभा का, शायद इसलिए तो आप इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा नीयत पर मुझे शक होता है उर्दू को लेकर, खासतौर से हम देखें। देखिए आप सबकी मैं बात करूं, देखिए आप उर्दू को लेकर रवैया क्या है, सोच क्या है, वो हम देखते हैं कैसे जो है साइन बोर्ड से धीरे धीरे उर्दू गायब होती चली गई, रास्ता दिखाने वाली पट्टियों से गायब होती चली गई। दिल्ली मेट्रो की अगर हम दिल्ली की बात कर लें, राजधानी की, दिल्ली मेट्रो में इंग्लिश है, हिंदी है, लेकिन उर्दू को नहीं तवज्जो दी गई। तो ये सारा का ये सारी की सारी, मैं जान रहा हूं कि किस दौर की बात है। नहीं, किस दौर की नहीं, और किन के पास है, किन जो हमारी यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है, उनका ये सारा काम है। और उर्दू के साथ इस तरह का छल कैसे किया इन लोगों ने, मुझे हैरानी होती है। मैं तो उनको
सलाम करूंगा जिन्होंने आरटीआई लगा के ये आपके सामने और हमारे सामने सच्चाई लेके आए। केजरीवाल साहब से और मनीष सिसोदिया तो बड़ी बड़ी बात करते हैं एजुकेशन को लेके। उन्होंने तो मॉडल स्कूल का जो अभी कारनामा उनका सामने आया है, जो 5 लाख के क्लासेस को 25 लाख के बजट के साथ बनाया है, उस पर तो पब्लिक ध्यान दे ही रही है। लेकिन जो मुसलमानों के साथ ये छल है, ये इससे बड़ा छल क्या हो सकता है कि आप बताइए। उर्दू वालों कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारी डिबेट में कहीं ना कहीं ये वर्ग विशेष की, धर्म विशेष की। नहीं, मैं धर्म विशेष की इसलिए बार बार बात करूंगा क्योंकि इन्होंने छल किया है। इन्होंने वायदा किया था अपने, इनके चुनावी वादे जो घोषणा पत्र जिसकी बात शोएब आपके रिपोर्टर कह रहे थे, आप उठा के देखिए कि इनके घोषणा पत्र में उर्दू के लिए आज से 4.5 साल पहले जब इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने क्या कहा था। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था, मनीष सिसोदिया ने सिलमपुर में जाके क्या कहा, जामा मस्जिद में जाके क्या कहा, ओखला में जाके क्या कहा, त्रिलोकपुरी में जाके मुसलमानों के बीच में क्या कहा। ये दिल्ली के लोगों मुसलमानों ने देखा है। उसके बाद भी आपके पास उर्दू के टीचर नहीं है जो उर्दू पढ़ा सके। उर्दू पढ़ने वाले लोगों की तादाद, और आपने कहा है कि ये उर्दू का गहवारा है, यहीं से उर्दू को एक तरीके से एक रास्ता मिला है। उर्दू आगे बढ़ी, उर्दू पली बढ़ी। उर्दू का घर अगर कोई है तो दिल्ली है। उर्दू की शुरुआत यहां से हुई। उर्दू के को लेके जो पूरे आज दुनिया में उर्दू जानी जाती है, इसी शाहजहानाबाद जिस दिल्ली का जो पुराना नाम है, उन्हीं के गलियों से निकलते हुए उर्दू आगे बढ़ी। और आज एक ऐसी सरकार आई है जिसके पास उर्दू पढ़ाने वाले टीचर नहीं। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे? आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते। आपके पास सिर्फ एक मसला यह था कि आपको वोट चाहिए था पिछले तो चुनाव में। आपकी पार्टी को भी अभी ये ख्याल आया है, आप चाहे वो विजय गोयल हो या और भी आपके लीडर हो या खुद आप हो, तो मुझे लगता है, क्या मैं ये समझूं कि यहाँ भी आप भी तो सियासत कर रहे हैं? नहीं, मैं सियासत इसलिए हम लोग नहीं कर रहे, हम याद दिला रहे हैं। हम याद दिला रहे हैं। देखिए, पास बड़े मंसूबे हैं या आपकी मरकजी हुकूमत ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि हमें यकीन हो जाए? अच्छा, एक बात बताइए, मरकजी हुकूमत के जितने भी अभी आपके प्रोग्राम्स हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के, हम इस पे लगातार कम से कम मुझे लगता है 200-250 डिबेट हम लोग इस 3-4 महीने के अंदर हमने लगातार करी होगी। एक दिन में 2-2, 3-3 डिबेट हमने मरकजी हुकूमत को, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठते हैं उनको, उन्होंने सवाल भी उठाए, हमने उनका जवाब भी दिया। आप बताइए कि किसी भी प्रोग्राम को क्या सही तरीके से नहीं किया गया? जितने भी हमारी योजनाएं थी 124-26 से लेके तमाम योजनाओं पे क्या काम नहीं हुआ? उसको छोड़ दीजिए, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के काम है तमाम, उस्ताद को देख लीजिए, नई रोशनी देख लीजिए, नई मंजिल देख लीजिए, हुनर हाट का कार्यक्रम देख लीजिए। और उसके बाद हम लोगों के अंदर प्रोत्साहन, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। पहली सरकार है जिसने पहले 30 दिन के अंदर जो पहला फैसला लिया है वो मुसलमान बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए 5 करोड़ छात्रवृत्ति वजीफा देने की बात कही है। तो हम तो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। आपने जो वायदा किया वो निभाया नहीं। फरज रिजवी साहिबा, देखिए, किसी भी जबान का मुस्तकबिल आप भी जानती हैं, आप सीनियर सहाफी रही हैं, उर्दू की रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा जैसे बड़े अखबार में आपने लंबा वक्त दिया है। किसी भी जबान का मुस्तकबिल जो होता है वो सरकारें अगर हम देखें तो तय कर पाती हैं। समाज की तो भूमिका, उसका किरदार तो होता है, लेकिन हुकूमतें किसकी रही पिछले 70 सालों की अगर हम देख लें हिस्ट्री उठाकर, तो वो भी हमें समझ में आता है। और इस जबान के साथ क्या सलूक हुआ वो भी आप अच्छे से जानती होंगी, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं बनाने में, परसेप्शन बनाने में तो कामयाब रही हैं पिछली सरकारें कि उर्दू एक खास मजहब, खास तबके की जबान है। ये तो आप मानेंगे या नहीं? बिल्कुल। और बल्कि मैं अफसोस कर रही हूँ इसी बात पर कि अभी हमारे भाई बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमारी कौम को ये सवाल करना चाहिए। आज उर्दू का सवाल जो है वो कौम का सवाल बन गया है। मुझे इसी बात पर अफसोस हुआ क्योंकि ये कभी जो हमारी आजादी की लड़ाई हुई थी ये नेशन का सवाल था। उर्दू के तहफ्फुज का सवाल जो था वो हमारे नेशन का, हमारे राष्ट्र का सवाल था। आज ये कौम तक महदूद हो गया है। तो मैं सबसे बड़े अफसोस की तो यही बात है। लेकिन जी कड़ा करके हम लोगों ने अब ये मान लिया है कि वाकई ये महदूद हो गई है। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि मेरी सारी तालीम, मतलब जो हायर एजुकेशन है वो मेरी उर्दू में है, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मगर मैंने सहाफत जो है वो 15 साल हिंदी अखबार में की है। उसके बाद शायद आपको मालूम होगा कि मैं उर्दू में बाद में आई और फिर उसके बाद उर्दू टीवी में भी आई। लेकिन मैंने जबान को हमेशा एक टूल समझा है, अपनी बात कहने का एक जरिया। मेरे लिए हिंदी और उर्दू दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दो जुबानें हैं, उसकी कोई भी लिपि हो सकती है, रस्मुल खत कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो उर्दू
गायब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, या उसके साथ जो सुलूक हो रहा है, उसके दो वजहें हैं। चलिए, एक तो हम मानते हैं कि सरकारी सतह पर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। इस जुबान के अंदर ही वो दम है कि जिसकी वजह से ये थिएटर में, फिल्मों में, मास मीडिया में, पहले रेडियो पर इतनी सख्त हिंदी होती थी, लेकिन जब से टीवी आया है तो एक रवानी है ना इस जुबान में, इसलिए आप देखिए कि एक मिली जुली जुबान हो गई है, तो वो जिंदा है अपने तौर पर, लेकिन सरकारी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। दूसरे जिन स्टेट्स में, अब आपने सही कहा कि ये दुआबे का जो गंगा जमुना का किनारा है, यही उर्दू परवान चढ़ी है और अब यही बिल्कुल बेहाल हो गई। यूपी के अंदर देखिए, लखनऊ में देखिए, जो अवध का इलाका था, जब सरकारी स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों को, तो एक तो ये वजह होगी। दूसरी दिक्कत ये है फरज जी कि पढ़ने वाले तो तैयार हैं, लेकिन पढ़ाने वालों का इंतजाम नहीं है। ये तो दिल्ली के कुछ मामलों का है। और देखिए ना, आजादी के इनकलाबी नारे उर्दू में, आजादी की जज्बाती तकरीरें उर्दू में, आजादी की मंसूबाबंद जुबान हो या कोई प्रोग्राम हो, वो पूरी उर्दू में, उसके मजमून उर्दू में, लेकिन आजादी के 75 सालों बाद सरकारी दफ्तरों से भी उर्दू गायब हो गई। बिल्कुल गायब। जम्मू कश्मीर, जहाँ की सरकारी जुबान उर्दू है, मैं जम्मू लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी जाती रहती हूँ, वहां पर भी बोर्ड, साइन बोर्ड से उर्दू गायब हो रही है, लेकिन सरकारी जुबान है, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी नहीं पड़ती। मेट्रो दिल्ली में बनी जी, शीला दीक्षित की हुकूमत थी। आज मेट्रो के हम देखते हैं स्टेशन के नाम है हिंदी और उर्दू में है। कुछ ऐतराजात उस वक्त आए थे, लेकिन सरकार ने अपनी विल पावर नहीं दिखाई। चाहती तो उर्दू में भी आज लिखे होते वो। अब आप मुशायरों को देखिए, मुशायरे धीरे धीरे कवि सम्मेलन का रूप ले रहे हैं, उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। ये मैं किसी एक सरकार के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं ले रही हूँ, सब राजनीति करते हैं, लैंग्वेज हो या कोई भी मसला हो, लेकिन आपकी नीयत क्या है? वो लोग, वो नस्ल खत्म हो गई जो जबान से प्यार करती थी, ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करती थी, और जो अपनी मादरी जबान उर्दू कहते हैं। मैं उनका हाल बताऊं, मैं उर्दू एकेडमी के बहुत सारे स्कूलों में कई सालों से उनके जो थिएटर होता है उसके एज ए जज जाती हूँ पैनल में। हर साल मैं एक नोट लिख कर आती थी कि पुरानी दिल्ली के बच्चों की ये जुबान, तलफ़्फ़ुज़, उसमें कहीं कोई सरकार शामिल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ घर के बुजुर्गों की कमी है, उनकी जुबान खराब हो रही है, तो फिर बच्चों की भी वही होगी। वो तलफ़्फ़ुज़ इतना गलत है, फे नहीं बोलते, शीन नहीं बोलते, काफ नहीं बोलते, मीडिया में भी गलत बोला जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह खुद घर का माहौल है और असतज़ा का है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान नहीं देते। दिक्कत वही है मैडम कि जब टीचर ही नहीं है तो फिर वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? असद खान फलाही साहब, एक स्टेशन के नाम के नीचे उर्दू में भी लिखवाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालात ये आ गए हैं, और आप भी जानते हैं फ्लाईओवर किसके दौर में बने, स्टेशंस किसके दौर पे बने। दिल्ली की अगर हम बात कर लें, वहां से उर्दू गायब होती चली गई। लेकिन मतलब सवाल ये कि जो सो कॉल्ड सेकुलर जमातें थी, उन्होंने भी कोई तवज्जो दी नहीं, और समाज की भी भूमिका आप मैडम ने भी बताया कि क्या रही। हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं वो निरस्ता है उर्दू को लेकर के। लेकिन सवाल यह है कि जब पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे तो फिर आगे की पीढ़ियां, आगे की नस्लें कैसे आगे बढ़ें, क्या करें? मुझे एक शायर साहब का शेर याद आ रहा है, उन्होंने उर्दू पे ही कहा था कि सब तेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो देखिए, जबान का ताल्लुक जहां तक है, अभी आप आज़ादी की बात कर रहे थे, आज़ादी के अखबार की एक बात बताऊं, एक अखबार निकलता था वंदे मातरम, नाम था वंदे मातरम, और उसका रस्मुल खत और उसके पूरा कंटेंट जो असासा होता था वो सब उर्दू में होता था। तो ये उर्दू जबान किसी एक मजहब की नहीं थी, या किसी एक इलाके की नहीं थी, या किसी एक तहजीब का नाम नहीं था। उर्दू एक जबान के तौर पे देखी जाती थी, जिसमें साउथ वाले भी बोलना चाहते थे, नॉर्थ वाले भी आना चाहते थे, ईस्ट वाले भी और वेस्ट वाले भी। जो हिंदुस्तान के सिनेरियो में अगर मैं तनाज़ुर बात करूं, जो एडिटर थे वो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम और पब्लिशर भी गैर मुस्लिम थे पूरे उस अखबार के। मोहन जी क्या नाम था, शुक्ला थे। तो ये जबान के साथ, और उस जमाने में जितने भी ड्रामे होते थे, फिल्में होती थी, वो सारी की सारी उर्दू में ही स्क्रिप्ट होती थी उसकी। अब आइए दिल्ली के तनाजुर में, पिछली सरकार ने उर्दू जबान को दूसरे नंबर की जबान बनाया था, अगर आपको याद हो। पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे उर्दू और तीसरे नंबर पे पंजाबी। ये दिल्ली सरकार का था। लेकिन दूसरे नंबर की जबान बनाने के बावजूद इसको वो अटेंशन और वो अहमियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। वही तो मेरा सवाल है सर, मेट्रो का जो कयाम है वो किसके दौर पे हुआ? और लेकिन आप भी खुद कह रहे हैं कि जब दूसरे नंबर की जबान बनाई तो मेट्रो स्टेशनों में आज वो जबान क्यों नहीं दिखती? क्यों नहीं है? बिल्कुल, चूंकि वो एक खास सबके से उसका ताल्लुक कर दिया गया कि भाई अब अभी देखिए,
अब अगर कहीं पे उर्दू में कोई हमारे पार्टी के कोई लोग जो पॉलिटिकल पार्टी उर्दू जबान में कोई किसी को विश करते तो हम बहुत खुश होते कि देखो हमारी अरे भाई वो जबान सबकी थी। मैं भी याद दिलाऊं, हमारे मोदी जी ने उर्दू में हमें विश किया था, अगर आपको याद हो, तो इस पे लोग खुश होने लगे ईद के वक्त। इसीलिए मैं उसको इसलिए लाया क्योंकि वो उर्दू में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे वो किया, और मुसलमान बहुत, मैंने कहा भाई हमारे हिंदू भाइयों की भी जबान है, ये जबान पे सिर्फ मुसलमानों के अंदर भी ये बैठ गया है कि वो हमारी है और करना धरना उसके लिए हमें कुछ नहीं है, पर वो हमारी। और आपको मैं बताऊं इमरान साहब, ये तो उर्दू जबान का शेरीपन है, ये उसकी अपनी खूबसूरती कि आज ये जबान बची हुई है। नहीं तो मैं आपको मिसाल दूं कि मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी जो है पूरे उर्दू मीडियम की है, लेकिन वो उसकी अहमियत क्यों नहीं बची? क्योंकि आपने रोजगार से उसको नहीं जोड़ा। और अगर जब तक आप किसी जबान को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, वो जबान अपनी अहमियत खोती जाएगी और खत्म होती जाएगी। मैं मिसाल दूं कि संस्कृत को बचाने के लिए सरकार ने बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें करी, बजट में प्रावधान रखा, स्कूलों में प्रावधान रखा, यूनिवर्सिटीज में रखा, सब जगह रखा, लेकिन आज बताइए कितने संस्कृत बोलने वाले हैं हमारे पास? कोई है क्या हमारे पास? नहीं है। तो सरकार का रोल तो होता ही होता है, हम कितनी उस जबान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक अहमियत का बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं कुछ चीजें मैं इंटरनेशनल पे, चाइना इंग्लिश से नफरत करते थे, नहीं बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने सीखना शुरू किया। पता है क्यों? क्योंकि वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते थे, लेकिन उनके पास एक इंटरनेशनल जबान नहीं थी कम्युनिकेशन के लिए, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको हायर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उसके लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था। इसी तरीके से अगर आप उर्दू जबान को रोजगार से जोड़ेंगे, व्यवसाय से जोड़ेंगे और इस तरीके के मौके पेश करेंगे, आज कितने उर्दू लिखने वाले कत्ताब है हमारे पास, बताइए हैं? बेचारे आज वो मतलब उनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि आज कंप्यूटर ने आके उनकी रोजगारी खत्म कर दी उसको। अब आइए जिस चीज को आप बात कर रहे थे, स्कूल दो तरीके के हैं दिल्ली के अंदर। मैं स्कूलों पर बात करने के लिए और उर्दू नहीं क्यों बन पाई रोजगार की जबान, इस पर बात करने के लिए आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा फराई साहब, फिर मैं लौट रहा हूँ आपके पास। इस पर हम और चर्चा करेंगे, तफसील से गुफ्तगू करेंगे, और ये भी समझना है सैयद यासिर जिलानी से कि ये जो मुशायरों में और इस तरह के प्रोग्रामों में उर्दू का इस्तेमाल किया जाता है और वो किस दर्जे की उर्दू होती है, फिर उन मुशायरों को भी खास तौर से अब सांप्रदायिक एक तरह से रंग दे दिया गया है। वहां पर एक हुकूमत की, एक वर्ग की और एक विचारधारा की कैसे बुराई करनी है, उसमें उर्दू का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये भी आजकल की रिवायत बन चुकी है और कुछ सरकारें उसको भी फरोग देती हैं, कहीं ना कहीं प्रमोट करती हैं।